अजी, आप सुनते क्यों नहीं? अभी मैं कुएं पर पानी लेने गई थी, वहां भी यही चर्चा हो रही थी कि चंदा को हम ही लोगों ने मारा है। सारे लोग बस यही लांछन लगा रहे हैं कि नारायण को बचाने के लिए हम लोगों ने चंदा की बलि चढ़ा दी। उफ, क्या बोलूं पूजा, तुम जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर गांव वालों को कौन समझाए? सारे लोग तो मुझ पर ही दोष मढ़ रहे हैं। सब उस चंदा को यति की बेटी मानते हैं और बोलते हैं कि वो यति की बेटी थी, इसलिए मैंने उसे जहर दे दिया। कार्तिक के पास पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं था और तभी वहां पर समर्थ आ गया। छोटी बहुरिया, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, हम अभी भैरव से इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए समर्थ भैरव को फोन लगाने लगा। इधर शहर में भैरव यति की वजह से बहुत ही ज्यादा तनाव में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो यति को कैसे समझाए, और तभी समर्थ के आए फोन ने उसे चौंका दिया। भैरव ने उदास मन से समर्थ का फोन उठाया था और जब समर्थ ने गांव में चल रही सभी बातों के बारे में भैरव को बताया तो अचानक उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। दादा, जैसी बातें गांव में चल रही हैं वैसा यहां पर कुछ भी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं दादा, ये सब कुछ जरूर किरण देवी की चाल होगी। भैरव फोन पर समर्थ को सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था। इधर यति को फिर से धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी ओर पीठ करके बात करते हुए भैरव को देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। तूने ही मारा है मेरी चंदा को, पापी। इतना कहती हुई यति गुस्से से उठी और वहीं कुर्सी पर रखे फल काटने वाले चाकू को उसने अपने हाथों में उठा लिया। मैं अपनी गुड़िया, अपनी चंदा की मौत का बदला लेकर रहूंगी। भैरव समर्थ को समझाने में बुरी तरह से उलझा हुआ था। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि यति अपने बिस्तर से उठ गई थी। वो फोन पर बात करने में लगा हुआ था और इधर यति अपने हाथों में चाकू लेकर एकदम भैरव के पास आ गई। वो बस उस चाकू से भैरव को मारने ही वाली थी कि तभी अचानक सुमन ने यति को खींचकर जमीन पर पटक दिया। भैरव बचो! भैरव तो एक पल को समझ ही नहीं पाया कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, लेकिन जब उसने यति के हाथों में चाकू देखा तो अचानक उसके भी चेहरे पर डर के भाव आ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे, जबकि इधर सुमन ने यति को पकड़ने के बाद तेजी से उसे एक कुर्सी पर खींचकर बिठा दिया और फुर्ती से तुरंत ही उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए। हालांकि भैरव ये सब देख थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई और चारा नहीं था। माफ करना भैरव, लेकिन यही एक तरीका है। लेकिन सुमन। लेकिन कुछ नहीं भैरव, अब मुझे बात करने दो यति से। भैरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे से फोन रखते हुए आगे आया। इधर सुमन एकदम यति के सामने आ बैठी थी। यति, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या अभी भी यही लगता है कि भैरव ने चंदा को मारा है? हाँ बताओ। हाँ, इसी राक्षस ने मेरी चंदा को मारा है। इसी ने मेरी चंदा को नारी निकेतन से कैद किया था। ये वही था जो मेरी चंदा को मेरे पास नहीं आने दे रहा था। और मैं जानती हूँ तू भी इन सब में शामिल है चुड़ैल। मुझे मेरी दादी ने बताया कि तूने ही चंदा को गांव पहुंचाया था। यति की बात सुन सुमन ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया। तभी इस बार भैरव आगे आया। गुड़िया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, चंदा को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसे कोई जहर नहीं दिया। मैं उसे नारी निकेतन से इसलिए ले गया था क्योंकि वो वहां तुम्हारे बगैर रो रही थी। समझने की कोशिश करो यति, ये सब कुछ किरण देवी और अर्नब की साजिश है। याद करो, उसने हम लोगों के साथ कितना बुरा किया है। भैरव की प्यार भरी बातों के बाद भी यति की आंखों में अभी भी वही नफरत थी। तू झूठ बोल रहा है राक्षस, तू झूठ बोल रहा है। मैं तेरी एक बात पर भी यकीन नहीं करने वाली। मुझे मेरी दादी के पास भेज, वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भैरव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो समझ चुका था कि यति इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। सुमन ये सब कुछ देख एकदम गंभीर हो गई थी। उसने कुछ सोचते हुए भैरव को बाहर बुलाया। भैरव, यति बगैर सबूत के कुछ नहीं मानेगी। हमें उसे यकीन दिलाने के लिए एक सबूत लाना होगा। कुछ ऐसा सबूत जिससे वो किरण देवी की बातों को भूलकर हमारी बातों पर यकीन कर सके। इसी बीच अपने घर में मौजूद अर्नब भी चिंता में था। उसके मन में एक डर समा गया था कि कहीं भैरव यति को किसी तरह से ये सारी सच्चाई याद न दिला दे।
वो भैरव और यति के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बात याद आई और वो अचानक चौंक गया। वो दौड़ते हुए किरण देवी के पास आया। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर भैरव ने उस गलती को पकड़ लिया और यति को सारी सच्चाई याद दिला दी तो सब खत्म हो जाएगा। किरण देवी की आंखों में चिंता के भाव झलकने लगे थे। कौन सी गलती बबुआ, जल्दी बता। बड़ी मालकिन, हमने चंदा के इलाज के दौरान कुछ सबूत पीछे छोड़ दिए हैं। अगर भैरव उस अस्पताल तक पहुंच गया और सच जान लिया कि हमने डॉक्टर्स को पैसे दिए थे तो हमारी साजिश बेनकाब हो जाएगी। अर्नब की बात सुन किरण देवी तनाव में आ गई। बबुआ, तुम सही कहत हो। हमका तुरंत ही अस्पताल जाना होगा और सभी सबूत मिटाने होंगे। हम देर ना करत सकत है बबुआ। चल चल, इनमें देरी नहीं होनी चाहिए। इतना कहती हुई किरण देवी तुरंत ही अर्नब के साथ घर से निकल पड़ी। उन दोनों के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें साफ दिख रही थी। इधर सुमन अभी भैरव को समझाने की कोशिश कर रही थी। भैरव, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम और यति पति पत्नी हो। लेकिन भैरव, हमें किसी और चीज के भी बारे में सोचना चाहिए। किसी और चीज जिससे यति हम पर यकीन कर पाए। ऐसा भला क्या हो सकता है सुमन? भैरव, हमें उस अस्पताल में जाना होगा जहाँ चंदा का इलाज हुआ था। मुझे शक है कि डॉक्टर ने कुछ बात छिपाई है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो शायद हमें कुछ सबूत मिल जाए जिससे यति को सच बताया जा सके। सुमन की बात पर भैरव गंभीर हो उठा। उसने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाया और बिना वक्त गंवाए अस्पताल की ओर निकल गया। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो समय रहते सच का पता लगा सकेगा? डॉक्टर अमर कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। डॉक्टर अमर अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। आप इंतजार कीजिए, वो थोड़ी देर में वापस आएंगे। मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए ना कि वो कहाँ गए हैं। मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं नहीं जानता कि डॉक्टर अमर कहाँ गए हैं। दरअसल किरण देवी और अर्नब नाम के उनके 2 पुराने मरीज आए थे और वो दोनों ही डॉक्टर अमर को अपने साथ लेकर गए हैं। भैरव ने जैसे ही ये सुना कि डॉक्टर अमर किरण देवी और अर्नब के साथ गए हैं, वैसे ही उसे तेज गुस्सा आ गया। उसे एहसास हो रहा था कि वो एक बार फिर से देर कर चुका था। किरण देवी और अर्नब उससे पहले ही वहां पहुंच गए थे और डॉक्टर को अपने साथ ले गए थे। हे भगवान, हर बार तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? ओफो, अब मैं कैसे अपनी गुड़िया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करूंगा? भैरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। नहीं, मैं यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकता। मुझे कुछ करना होगा। खुद में इतना सोचते हुए भैरव ने चुपके से चारों ओर देखा और सबसे नजरें चुराते हुए वो तुरंत ही डॉक्टर अमर के ऑफिस में घुस गया। वो वहां कुछ भी ऐसा तलाश कर रहा था जिससे कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके, लेकिन उसे वहां कोई खास जानकारी नहीं मिली। भैरव डॉक्टर अमर से ना मिल पाने की वजह से हद से ज्यादा परेशान था। इस बीच किरण देवी और अर्नब डॉक्टर अमर को अपने साथ ले जा रहे थे। डॉक्टर अमर उनकी कार के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर था और आंखों में खौफ। अरे, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने तो आप लोगों की मदद की थी। आपने जैसे कहा था मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया था। फिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? अरे डॉक्टर बाबू, डरिए मत। हम लोगों ने आपको कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाएंगे। आपने तो हमरा पर इतना बड़ा मेहरबानी किए है कि मन करत है तो का और भी दौलत से तोल दूं। नहीं, मुझे और दौलत नहीं चाहिए। आप बस मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। आपको छोड़ना तो थोड़े मुश्किल हो बे डॉक्टर साहब, काहे से आप हमारी गले की वो हड्डी बन गए हैं जिका हम ना उगल सकत हैं और ना निकल। और डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, हम लोग आपको बस कुछ ही दिन तक छिपा कर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। कुछ दिन? अरे पागल हो गया तुम लोग। मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो, और नाटक नहीं, मुझे मेरे अस्पताल छोड़ दो। अर्नब जो ड्राइविंग कर रहा था, डॉक्टर की बात पर तुरंत ही पीछे मुड़कर गुस्से से डॉक्टर को घूरने लगा।
डॉक्टर चुपचाप बैठा रहे, उसी में तेरी भलाई है। अगर तूने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अर्नब की धमकी पर डॉक्टर अमर हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठ गया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो समझ गया था कि अगर उसने किरण देवी और अर्नब का साथ नहीं दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इधर डॉक्टर अमर के कैबिन से भी कुछ न मिलने की वजह से भैरव के मन में निराशा और गुस्से की लहर दौड़ रही थी। उसने सुमन को फोन करके सारी बातें बताई और सुमन भी ये जानकर शॉक्ड रह गई कि किरण देवी और अर्नब हमेशा ही उन लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं। सुमन, अब बताओ, अब क्या करूं? देखो, किरण देवी और अर्नब ने यहां पर भी सब गुड़गोबर कर दिया। भैरव, हार मत मानो। उन दोनों ने डॉक्टर को अपने साथ ले जाकर ये साबित कर दिया है कि हम एकदम सही जगह पर पहुंचे। ये बात साफ है भैरव कि चंदा को किरण देवी ने ही जहर दिया है। लेकिन अब बस हमें सच्चाई सामने लाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। भैरव ने गहरी सांस ली और सुमन की हाँ में हाँ मिलाने लगा। तुम सही कह रही हो सुमन, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं किसी भी तरह से किरण देवी और अर्नब की साजिश को बेनकाब करके ही दम लूंगा। मैं यहीं डॉक्टर अमर का इंतजार करता हूं। किरण देवी और अर्नब उसे कभी ना कभी तो यहां छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उससे मिलकर ही जाऊंगा। इधर किरण देवी और अर्नब डॉक्टर अमन को लेकर एक सुनसान जगह में आ पहुंचे थे। किरण देवी के चेहरे से यह साफ था कि अब तक उसने अपने दिमाग में एक और साजिश तैयार कर ली थी। अर्नब बबुआ, अब हम लोगों को ये डॉक्टर को कहीं छिपा देना होगा। तुम सही कहत रहे बबुआ। यूं भैरव आज ना तो कल ई डॉक्टर को ढूंढते हुए इसके अस्पताल जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हमें इसे कहीं दूर भेज देना होगा। किरण देवी भैरव के अस्पताल जाने की बात से अनजान थी। वो तो बस अर्नब के कहने पर डॉक्टर अमर को खतरा समझकर अपने साथ ले आई थी। इधर अर्नब भी किरण देवी की डॉक्टर को बहुत दूर भेज देने की बात को अच्छे से समझ रहा था। बड़ी मालकिन, मैं तैयार हूँ। हमका कोई गलती नहीं चाहिए बबुआ। हम अब की बार कोनो सबूत नहीं छोड़ सकत। अब तक डॉक्टर अमर भी किरण देवी की बातों को समझ चुका था कि ये दोनों उसे मारने वाले हैं। वो डरा हुआ था और अचानक उसने उस सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी। अर्नब ने गुस्से से डॉक्टर अमर को कार से बाहर निकाला। उसके इरादे से यह साफ था कि वो अब उसे मारने वाला है कि तभी अचानक डॉक्टर अमर के फोन पर आए कॉल के कारण वो रुक गया। डॉक्टर ने घबराहट से अर्नब को देखते हुए फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से अस्पताल के स्टाफ की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक भैरव नाम का आदमी आपका इंतजार कर रहा है। उसने कहा है कि वो आपसे जरूरी बात करना चाहता है। स्टाफ की बात सुनते ही डॉक्टर अमर डर से किरण देवी और अर्नब को देखने लगा। किरण देवी अचानक मुस्कुरा उठी। डॉक्टर साहब, अपने नौकरन के जवाब दीजिए कि आप 1 घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अमर के चेहरे पर डर था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी और मौत किरण देवी के हाथ में मौजूद है। उसने वैसा ही किया जैसा कि किरण देवी ने कहा था। फोन रखने के बाद अर्नब परेशान होकर किरण देवी की ओर देखने लगा। बड़ी मालकिन, आप इस डॉक्टर को जिंदा कैसे छोड़ सकती हैं? ये हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। डर मत अर्नब बबुआ, हमका ये डॉक्टर अमर पर भरोसा है और हम जानते हैं कि अगर हमने का धोखा ना दिया तो कोई भी हमका धोखा ना देगा। क्यों है ना डॉक्टर बाबू? हाँ, मैं भी आपको धोखा नहीं दूंगा। किरण देवी ने मुस्कुराकर डॉक्टर अमर को देखा और इसके बाद उसने अपने कीमती जेवरात जो सोने और हीरे के गहने थे डॉक्टर अमर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर अमर की आंखें चौंधिया गईं। बबुआ, इसके अलावा हम तोहरा के 10 लाख रुपया और दूंगी, बस तुम एक आखिरी काम कर दे। डॉक्टर अमर अभी भी डरा हुआ था, लेकिन अपने हाथ में इतने महंगे महंगे जेवरात देख उसके मन का लालच जाग गया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। देखो यति, बस एक बार उस डॉक्टर अमर को यहाँ आने दो, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना, तुम जैसे अपनी दादी बोल रहे हो ना, उसका नकाब जल्दी ही तुम्हारे सामने खुलेगा।
यति के दिल में अब भी गुस्सा और बेचैनी थी। मैं तुम हत्यारों पर भरोसा नहीं करती। तुम दोनों ने मिलकर मेरी चंदा को मारा है। देखना, मैं अपनी चंदा की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। सुमन उसे समझाने के लिए और कुछ भी बोलने वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जरूर भैरव ही होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? वो तो बोल रहा था डॉक्टर अमर तो अभी अस्पताल में है ही नहीं। सुमन सोचती हुई दरवाजा खोलने गई और दरवाजा खोलते ही उसने जब अपने सामने सिर्फ डॉक्टर अमर को खड़ा हुआ देखा तब वो चौंक गई। सुमन ने देखा डॉक्टर के चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो सीधे अंदर आया और घबराहट में कुर्सी से बंधी यति के सामने गिर पड़ा। उसने यति के पैर पकड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगने लगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए यति जी। भैरव ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। वो मेरी गर्दन काट कर अलग कर देना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने आपको झूठ नहीं बताया तो वो मुझे मार देगा, वो मेरे परिवार को भी मार देगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए यति जी। बस एक आप ही हैं जो मुझे बचा सकती हैं। सुमन डॉक्टर अमर के इस रवैये पर बुरी तरह से हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद उसकी आंखों में शक के भाव उभरने लगे थे। डॉक्टर अमर, तुमने क्या कहा? तुम्हें भैरव ने धमकी दी है? डॉक्टर अमर अभी भी यति के पास ही था, लेकिन सुमन के सवाल पर वो उसे देखकर बुरी तरह से रोने लगा। हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं यति को बताऊं कि चंदा जहर से नहीं मरी थी, लेकिन मैं यति से ये झूठ कैसे बोलूं? एक माँ के दिल को ये जानने का हक है कि वो अपनी बेटी की मौत का सच जाने, न कि झूठ। सुमन दीदी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। भैरव बस ये साबित करना चाहता है कि वो चंदा का कातिल नहीं है। लेकिन सुमन दीदी, मैं एक खुददार डॉक्टर हूँ। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन झूठ बोलना नहीं। वो भले ही मुझे मार दे, लेकिन मैं यति से झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर अमर की बात सुन सुमन को तो अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ और यति के चेहरे पर मौजूद नफरत और गुस्से के भाव और ज्यादा बढ़ गए। वो डॉक्टर की बातों को सुन और भी बौखला गई थी और जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। मुझे खोलो, सुमन खोलो। तू तो मेरा दर्द समझ। तू भी एक औरत है। देख, अब तो होश में आ। देख, भैरव सिर्फ खुद को ही सही साबित करने के लिए इस बेचारे डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहा है। डॉक्टर अमर ने यति के सामने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा था जिसके बाद शायद ही यति जिंदगी में कभी भैरव पर यकीन कर पाए। वो चिल्ला चिल्ला कर बार बार बस एक ही बात बोले जा रही थी कि वो भैरव को जान से मार देगी। इधर भैरव अभी भी अस्पताल में डॉक्टर अमर का इंतजार कर रहा था। भैरव को उम्मीद थी कि डॉक्टर अमर जल्द ही आ जाएगा और वो सारी सच्चाई जान सकेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भैरव की चिंता बढ़ती गई। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं था। आखिर डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? भैरव का मन अब बेचैन हो चुका था। उसे डॉक्टर के न आने पर शक होने लगा था। उसने जल्दी से अस्पताल के स्टाफ से जानकारी ली, लेकिन स्टाफ को भी कुछ नहीं पता था। भैरव ने फैसला किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसने अस्पताल से निकलकर सीधे घर की तरफ रुख किया। इधर डॉक्टर अमर की बातें सुन सुमन गुस्से से उसे देखने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। डॉक्टर अमर, बस बहुत हुआ। चलो अब बताओ, आखिर कौन सा खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? कोई खेल नहीं सुमन दीदी। मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। मैं तो बस आप लोगों के पास मदद मांगने आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं भैरव से तो कोई पुलिस वाला भी नहीं बचा सकता। बस एक यति और आप ही हैं जो मेरी जान बचा सकती हैं। फिर झूठ डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैरव ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपके सामने आता ही क्यों? दीदी, मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर चलाने वाला भी कोई नहीं है। सुमन डॉक्टर अमर की सच्चाई जानने के लिए अभी कुछ और भी पूछने वाली थी कि तभी वहां यति की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। बस सुमन, बस बहुत हुआ तुम्हारा। अब उस पापी को सही साबित करने के लिए एक भी शब्द नहीं बोलोगी तुम। और डॉक्टर साहब,
मुझ पर एक रहम कीजिए। मुझे इन रस्सियों से आजाद कर दीजिए। फिर मैं उस भैरव राक्षस का वो हाल करूंगी ना कि दुनिया में कोई भी आदमी किसी छोटी बच्ची की जान लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। डॉक्टर अमर यति की दुर्दशा को देख एक पल को सोच में डूब गया। वो सोच रहा था कि आखिर उसे आजाद करे या ना करे, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए यति की ओर कदम बढ़ा दिए। वो उसकी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सुमन ने उसे रोक दिया। डॉक्टर पीछे हटो, तुम इसे आजाद नहीं कर सकते। डॉक्टर अमर सुमन की बात पर पहले तो मुस्कुराया और फिर अचानक ही अपनी घबराहट को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। सुमन, भैरव ने तुम्हें भी आगाह कर रखा है ना, अगर मैंने यति को आजाद किया तो भैरव मुझे मार डालेगा, है ना? तुम भी जानती हो ना कि वो कितना खतरनाक है। डॉक्टर की इस हरकत पर सुमन को पक्का विश्वास हो गया कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपने मन से नहीं कर रहा। डॉक्टर, तुम्हें भैरव ने धमकी दी है ना कि वो तुम्हें जान से मार देगा। रुको, तुम बैठो यहाँ, मैं पुलिस को और भैरव को दोनों को बुलाती हूँ। फिर उन दोनों के सामने ही बताना कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतना कहती हुई सुमन फोन के पास जाने ही वाली थी कि तभी अचानक बाहर से एक कार के तेज हॉर्न की आवाज आई। हॉर्न की आवाज सुनते ही डॉक्टर अमर चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मौजूद डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। भैरव आ गया, वो मुझे मार देगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी देखती हूँ भैरव कैसे तुम्हें सबके सामने मारता है। बहुत झूठ बोल रहे हो ना। अब बस 1 मिनट रुको, तुम्हारे झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर के चेहरे पर मौजूद डर को देख यति भी हैरान थी। सुमन, मैं जानता हूँ तुम भी भैरव से मिली हुई हो, तुम भी मुझे मारना चाहती हो। चलो हटो मेरे रास्ते से। डॉक्टर अमन ने सुमन को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे उस भैरव के हाथों मरना नहीं है। डॉक्टर अमर तेजी से दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा खोलते ही बाहर निकल गया। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना चश्मा भी पीछे छोड़ दिया। सुमन और यति दोनों ही उसकी इस हरकत से एकदम हैरान रह गई थी। डॉक्टर अमर फुर्ती से दौड़कर बाहर आया था और बाहर आते ही वो उसी कार में बैठ गया जिससे हॉर्न की तेज और ऊंची आवाज आ रही थी। ये कार किसी और की नहीं बल्कि किरण देवी और अर्नब की थी। किरण देवी ने डॉक्टर अमर को इस बात की चेतावनी दे रखी थी कि हॉर्न की आवाज सुनते ही उसे घर से बाहर भी निकलना है, इसलिए डॉक्टर अमर भागते हुए बाहर आया था। जल्दी बैठिए डॉक्टर बबुआ, हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना है। हाँ, बैठ गया। डॉक्टर अमर के गाड़ी में बैठते ही अर्नब ने तेजी से गाड़ी को भगाना शुरू किया। इधर डॉक्टर अमर की हड़बड़ाहट को देख सुमन ये देखने के लिए बाहर आई थी कि क्या सच में यहाँ भैरव आया था या कोई और। लेकिन अपने घर से बाहर निकलते ही सुमन ने जैसे ही गाड़ी में किरण देवी और अर्नब को देखा, वैसे ही वो तुरंत उनके पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे किरण देवी ही हो सकती है। सुमन उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नब बहुत ही तेजी से अपनी गाड़ी को चला रहा था। वो सुमन से काफी आगे निकल गया था। सुमन काफी दूर तक उन लोगों के पीछे गई थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब वो अर्नब को नहीं पकड़ सकती, तब हार मानते हुए उसने अपनी कार के ब्रेक लगा दिए। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। इसी बीच उसके घर पर जब यति ने खुद को अकेला पाया तो वो अपने आप को रस्सियों से अलग करने की कोशिश करने लगी। यति अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और जल्दी ही उसने अपने आप को कुर्सी से आजाद भी कर लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, वो करहा भी रही थी। भैरव, सुमन, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को मेरी चंदा की मौत का जवाब देना होगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। इतना कहती हुई यति तेजी से किचन की ओर गई और वहां से उसने एक चाकू को उठा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके मन में बदले की आग धधक रही थी। उसने चाकू कसकर पकड़ लिया और दरवाजे के पीछे छिपकर भैरव का इंतजार करने लगी। इधर भैरव अस्पताल से निकल गया था, लेकिन घर पहुंचते ही जब उसने सुमन को कहीं नहीं देखा तो वो परेशान हो गया। वो हर कमरे में सुमन को ढूंढ रहा था और तभी वो जैसे ही उस कमरे में गया जहां सुमन ने यति को बांध रखा था,
वैसे ही वहां के नजारे को देख वो बुरी तरह से चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यति कुर्सी पर नहीं थी। हे भगवान, गुड़िया, मेरी गुड़िया कहाँ गई? उसे तो यही होना चाहिए था। भैरव यति को ढूंढने के लिए तुरंत बाहर की ओर भागा था, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे छिपी यति ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। यति का किया गया चाकू से वार सीधा भैरव की बाह के आर पार हो गया था। भैरव दर्द से करहा उठा, लेकिन जब उसने देखा कि उस पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि यति है, तब अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति पसर गई। उसकी आंखों में अभी भी यति के लिए प्यार था। उसकी बाह से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन वो यति को ऐसे देख रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। गुड़िया, अगर तुझे मुझे मारना है तो मार ले। वैसे भी बहुत कम लोगों को अपने प्यार के हाथों मौत मिलती है। ये मेरी खुशनसीबी होगी गुड़िया कि मैं तेरे हाथों से मर रहा हूं। यति ने चाकू को खींचकर भैरव की बाह से निकाला। तूने मेरी चंदा को मारा है भैरव, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। इतना कहती हुई यति ने चाकू को हवा में उठा लिया। वो बस चाकू को भैरव के सीने में घोंपने वाली ही थी कि भैरव ने भी अपनी मौत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी सुमन दौड़ती हुई वहां आई और उसने यति को जोर से धक्का दे दिया। यति रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? सुमन यति को भैरव पर हमला करते देख उस पर टूट पड़ी थी। आखिरकार सुमन के लिए इस दुनिया में भैरव की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तुझे भी आना था ना, पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अब मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगी सुमन की बच्ची। तुझे मारने के बाद मैं आराम से उस घायल भैरव की गर्दन पर चाकू फेरूंगी। तुम दोनों के खून के साथ ही मेरी गुड़िया की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहती हुई यति ने अपने हाथों में चाकू निकाल लिया और सुमन पर हमला करने को आगे बढ़ी। लेकिन सुमन भी यति के लिए तैयार थी। उसने जल्दी से अपने हाथों में एक फूलदान उठा लिया और झटके से यति के सिर पर दे मारा। सुमन का वार इतना जोरदार था कि यति वहीं पर बेहोश हो गई और चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। भैरव अभी भी दर्द में था। अभी तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन उसने जब यति को बेहोश देखा तब उसकी आंखें आंसू से भर गईं। वो जानता था कि यति अभी भी उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भैरव के दिल में यति को लेकर एक अजीब सी कसक थी। यति चाहे उसकी जान ही क्यों न ले ले, लेकिन वो कभी भी यति को चोट पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकता। गुड़िया, उठो गुड़िया, मुझे चोट नहीं लगी है, तुम उठ जाओ। देखो फर्श पर सोओगी तो ठंड लग जाएगी। सुमन, जिसने भैरव को मारने से बस 1 इंच से बचाया था, वो अभी भी खून से सने उस चाकू को देख डर से कांप रही थी। भैरव तुम ठीक तो? भैरव, हमें यति को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा और बिना यति को ठीक किए हम उसके साथ नहीं रह सकते। वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। हाँ सुमन, मैं जानता हूं, पर अभी हमें यति की फिक्र करनी होगी। वो ज्यादा घायल है। सुमन ने भैरव की बाह से निकल रहे खून को देखा और ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भैरव इसी हालत में यति को अपनी बाहों में उठा रहा था। यति, तुम नहीं जानती तुम्हें क्या मिला है। तुम्हारा प्यार हमेशा अमर रहेगा भैरव, हमेशा अमर। मैं जब अस्पताल पहुंचा तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि किरण देवी इस डॉक्टर अमर को भी अपने साथ मिला लेगी। भैरव, किरण देवी ये सब कुछ इसीलिए कर रही है ताकि उसका ये सच बाहर न आए कि उसी ने चंदा को जहर दिया था। भैरव और सुमन देवी किरण देवी और डॉक्टर अमर के ही बारे में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर किरण देवी के हुक्म पर अर्नब डॉक्टर अमर और किरण देवी को लेकर सेफ जगह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अर्नब ने सुमन को अपना पीछा करते हुए देखा था, इसीलिए उसने कहीं भी अपनी गाड़ी को नहीं रोका था। वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में आ गया था और जब उसने देखा कि उसके पीछे दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली और गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। गाड़ी रुकते ही डॉक्टर अमर ने गहरी सांस ली और तुरंत किरण देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच और घबराहट दोनों थे। किरण देवी,
मेरे 10 लाख रुपए कब मिलेंगे? आपने वादा किया था। बबुआ अब ये मिलेगा, अब ये। इतना कहकर किरण देवी मुस्कुराती हुई डॉक्टर अमर के पास आई और अचानक अपने कपड़े के नीचे से एक खंजर निकालकर बिजली की फुर्ती से डॉक्टर अमर के सीने में घोंप दिया। डॉक्टर अमर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किरण देवी उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये तुमने क्या किया? तुमने बोला था धोखा नहीं, फिर भी। डॉक्टर अमर ने दर्द से करहाते हुए किरण देवी की ओर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार डॉक्टर अमर के सीने में खंजर घोंपे जा रही थी और देखते ही देखते डॉक्टर अमर का खून से सना हुआ शरीर जमीन पर आ गिरा। बड़का आए थे 10 लाख मांगने वाला। डॉक्टर अमर के मरते ही किरण देवी उसके पास से अपने गहने निकालने लगी। अर्नब, जो ये सब देख रहा था, थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया था। उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि किरण देवी डॉक्टर अमर को इतने बर्बर तरीके से मारेगी। बबुआ ऐसे मत देख, और हाँ, ये डॉक्टर की लाश से हम लोगन का सारा सबूत मिटा दो। किरण देवी के आदेश पर अर्नब ने डॉक्टर के सारे सबूतों को मिटा दिया और तभी उसका ध्यान किसी चीज पर गया जिसे देख वो चौंक गया। बड़ी मालकिन, ये डॉक्टर का चश्मा यहाँ कहीं नहीं है। मैंने गाड़ी में भी देखा, वहां भी नहीं है। लागत है भगवान भी हम लोगन के साथ है। कैसे अगर ये चश्मा हम लोगों के पास नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि वो चश्मा वो सुमने के घर पर छुट गवा। पर चल, अब ये सब बात का फिक्र ना कर और निकल यहाँ से। किरण देवी की बात पर अर्नब ने डॉक्टर अमर की लाश को वहीं फेंक दिया। अब तक किरण देवी भी अपने सारे गहने साफ कर चुकी थी। अब हमरे पास कोई गवाह नहीं बचा। चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। किरण देवी ने डॉक्टर अमर का भी खेल खत्म कर दिया था। इधर सुमन के वार से बेहोश यति काफी देर बाद होश में आ गई थी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो देखा कि भैरव दर्द में था और सुमन उसके घाव का इलाज कर रही थी। सुमन ने भैरव की बाह पर पट्टी बांधी थी। भैरव, बस ये पट्टी मत उतारना, वरना तुम्हारा घाव भरने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यति सुमन की आंखों में भैरव के लिए फिक्र को साफ देख रही थी। हालांकि काफी देर से बेहोश होने की वजह से उसका गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन भैरव को मारने के इरादे उसके अंदर अभी भी ज्यों के त्यों ही थे। वो खुद में ताकत लगाकर उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर हुई एक जोर की दस्तक को सुन वो चौंक गई। सुमन और भैरव भी दरवाजे पर हुई दस्तक को सुन हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। अब कौन है दरवाजे पर? कहीं किरण देवी यति को ढूंढती हुई यहाँ तक तो नहीं आ गई? तुम चिंता मत करो भैरव, मैं देखती हूँ। इतना कहती हुई सुमन दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही अपने सामने देख वो बुरी तरह से चौंक गई। दरअसल सुमन के सामने पुलिस की एक टीम खड़ी थी। आप लोग यहाँ? इंस्पेक्टर ने घूरकर सुमन की आंखों में देखा। यहाँ कोई डॉक्टर अमर नाम का आदमी आया था। हमें जानकारी मिली है कि वो आखिरी बार यहीं आया था। आखिरी बार यही आया था? मतलब? इसका मतलब ये है कि वो मर चुका है और हम उसके कातिल की तलाश कर रहे हैं। बोलो, क्या तुम में से किसी ने उसे मारा है? पुलिस वाले की कड़क आवाज सुन घर के अंदर मौजूद भैरव ने अपनी पूरी बाह पर कमीज पहन ली थी। वो अपने घावों को पुलिस वालों को दिखाना नहीं चाहता था। इधर कमरे में मौजूद यति ने भी जब पुलिस वालों की ऊंची आवाज को सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसका चेहरा फिर से नफरत से भर गया था। उसे वहीं मेज से नीचे गिरा हुआ डॉक्टर अमर का भी चश्मा साफ दिखाई दे रहा था। कि भगवान, वो बेचारा डॉक्टर सहिता इस राक्षस ने उसे मार डाला। यति को अपने आप पर अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से डॉक्टर की जान गई है। वो अपने सिर पर लगी चोट को नजरअंदाज कर उठने की कोशिश करने लगी। मैं खुद पुलिस को इस राक्षस की सच्चाई बताऊंगी। यति अपनी पूरी ताकत से बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पाई। इधर पुलिस के तीखे सवालों के बीच सुमन भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। जवाब देते वक्त उसकी धड़कनें तेज थी और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, कानून मैं भी जानती हूँ।
आप किसी पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ डॉक्टर अमर यहाँ आया था, लेकिन उसने बस कुछ देर बात की और चला गया। हमने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर ने सुमन की बातों पर ध्यान दिया। वो सुमन के चेहरे पर मौजूद हर भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसने सुमन पर से नजरें फेर लीं। ठीक है सुमन जी, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और जानकारी मिली तो हम वापस आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। पुलिस के जाने के बाद सुमन ने राहत की सांस ली। भैरव, ये सब किरण देवी का किया धरा है। वो डॉक्टर को अपने साथ ले गई और हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। भैरव, जो पहले से ही चिंतित और गुस्से में था, उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर भींच ली। उसके मन में गुस्से की लहरें उफान मार रही थी। पता नहीं ये किरण देवी नाम की मुसीबत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। मैं उसे जितना रोकने की कोशिश करता हूँ, वो उतनी ही चालाकी से मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए वापस आ जाती है। इसी बीच दर्द से करहाती हुई यति कमरे से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव थे। उसने भैरव को देखते ही उस पर बरसना शुरू कर दिया। तुम ही हो जिसने डॉक्टर अमर को मारा। तुमने ये इसलिए किया ना क्योंकि उसने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। तुमने मेरी चंदा को मारा, अब डॉक्टर को भी मार दिया। तुमसे बुरा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जोर जोर से चिल्लाने की वजह से यति की हालत और भी खराब होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक कांपने लगी। उसका शरीर इतनी बुरी तरीके से कांपने लगा कि मानो यति के शरीर से उसकी जान ही निकल जाएगी। उसके इस हाल पर भैरव तुरंत उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना कहते हुए भैरव ने यति की एक खास नस को दबाया, जिससे यति धीरे धीरे बेहोश हो गई। सुमन, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया। अब मैं किरण देवी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैरव, तुमने क्या सोचा है? तुम जानते हो ना, किरण देवी से पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ सुमन, जानता हूं। किरण देवी जैसी शातिर औरत से बचना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब मैं यति को लेकर वापस गांव जा रहा हूं। एक वही जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। भैरव ने गांव जाने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर किरण देवी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। किरण देवी यति को पूरी तरह से भैरव का दुश्मन बनाने के बाद भैरव को डॉक्टर अमर के कत्ल में भी फंसाने को लेकर खुश थी। उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक थी और इसी वजह से वो काफी दिन बाद आज हुक्का पी रही थी। पर तभी वहां पर अर्नब अपने परेशान चेहरे के साथ आया। बड़ी मालकिन, एक बुरी खबर है। बताओ बबुआ, देखना तुम्हारी बुरी खबर हमरे कान तक आते आते अच्छी खबर में बदल जाएगी। बड़ी मालकिन, आपके कहने पर मैं सुमन के घर पर ही नजर रखे हुए था। पुलिस वाले उसके घर आए थे बड़ी मालकिन, लेकिन वो लोग बस सुमन से बात करके ही वहां से चले गए। और वो भैरव अब यति को लेकर गांव जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। बबुआ, हमने कहा था ना, हमरे कान तक आते आते तुम्हारी बुरी खबर अच्छी खबर में बदल जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। अब हम गांव जाएंगे, अब वहाँ ही हमारी आखिरी लड़ाई होगी। पर बड़ी मालकिन, वहाँ जाने से जान का खतरा है। भैरव और गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू कुछ ना जाने है बबुआ, तू बस साथ तो चल। वैसे ही जानत हो ना, बिना खतरा उठाए कोई जीत ना मिलत है। किरण देवी और अर्नब दोनों ने गांव जाने का फैसला किया। किरण देवी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, मानो उसे यकीन हो गया हो कि इस बार वो जरूर जीत हासिल करेगी। इधर भैरव बेहोश यति को गांव ले जा रहा था। सुमन भी उसके साथ थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही भाव थे। काश भैरव मुझे उतना ही प्यार करता जितना वो यति से करता है। काश मेरे भी प्यार को एक मुकम्मल मुकाम मिल पाता। उफ, मैं भी एक क्या सोचने लगी। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि भैरव के दिल में सिर्फ और सिर्फ यति के लिए जगह है और किसी के लिए नहीं। सुमन अपने भावों को दबाती हुई भैरव की ओर देखने लगी। भैरव, तुम सच में यति को गांव ले जाना चाहते हो? सुमन, मैं जानता हूं तुम मुझे शहर में रोकना चाहती हो, लेकिन मैं यति को गांव में ही सुरक्षित रख सकता हूं। वहां मेरे अपने लोग हैं।
किरण देवी गांव में घुस भी नहीं सकती। सुमन ने सिर हिलाया और चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। उसके दिल में अभी भी भैरव के लिए प्यार था और वो जानती थी कि प्यार में जो महबूब चाहे वही करना पड़ता है। उसने मन ही मन ये फैसला किया कि वो इस वक्त मजबूती से भैरव की हर मुमकिन मदद करेगी। भैरव की कार गांव के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक जोरावर सिंह के कुछ डाकू झाड़ियों से निकलकर कार को घेरने की कोशिश करने लगे। दरअसल जोरावर सिंह के डाकुओं ने पहले सोचा कि ये गांव की कोई आम गाड़ी है जिसे वो आसानी से लूट सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी के अंदर भैरव को देखा वैसे ही उन सब का चेहरा खौफ से भर गया। अरे ये तो भैरव है, इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ भाग भाई, नहीं तो ये राक्षस आदमी मुंह में हाथ डालकर कलेजा निकाल लेगा। भाग भाई, जल्दी भाग। डाकुओं ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया और अंधेरे में गायब हो गए। भैरव जो ड्राइविंग सीट पर था उसने साइड मिरर में डाकुओं को भागते हुए देखा और गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर सुमन की ओर देखा। मैंने कहा था सुमन, गांव में हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस पूरे इलाके में ये डाकू लोग भी बस मुझसे ही डरते हैं। सुमन हल्के से मुस्कुरा दी और भैरव ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वो दोनों इस बात से इत्मीनान में आ गए कि अब उनका गांव पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। डाकुओं के हमले के बाद भैरव और सुमन को रास्ते में कहीं और कोई परेशानी नहीं हुई। वो दोनों आराम से गांव पहुंच गए थे। गांव में भैरव ने जैसे ही यति को गाड़ी से बाहर निकाला वैसे ही गांव के लोग उसकी गाड़ी के आसपास जमा होने लगे। हर कोई यति को ही देख रहा था और लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। ठाकुर परिवार के अंदर भी यति के आने की खबर पहुंच चुकी थी और पूजा जो नन्हे नारायण के साथ खड़ी थी अचानक थाल लेकर यति का स्वागत करने के लिए एकदम गाड़ी के पास आ गई। भैरव, हमको स्वागत करने तो अपनी गोधनी का। आज बहुत सालों बाद आखिरकार यति अपने घर वापस आई है। पूरा गांव सालों से यति का इंतजार कर रहा था। पूजा यति का स्वागत करती हुई यति की आरती भी उतार रही थी। वो सब कुछ ऐसे कर रही थी कि मानो वो घर की नई बहू का स्वागत कर रही हो, लेकिन यति का चेहरा अभी भी सूना सूना था। हल्की हल्की बेहोशी उस पर अभी भी हावी थी। वो बस खुद में हिलती डुलती अपने आसपास मौजूद माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। भैरव और यति का स्वागत है। इन दोनों के वापस आने से गांव में फिर से रौनक आ गई है। गांव के लोग भैरव और यति को देखकर खुश थे। हर कोई उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रहा था। गांव के सभी लोगों को यति गांव की नई उम्मीद लग रही थी। भैरव ने यति को सहारा देते हुए गांव वालों की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सुमन, मैंने और यति ने इसी गांव से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और देखना, हम दोनों की नई शुरुआत भी अब यहीं से होगी। भैरव यति को लेकर घर के अंदर चला गया और पूरी तरह से होश में आने के बाद यति ने जब अपने आसपास इतने ज्यादा प्यार करने वाले लोगों को देखा तो खुद में एक अजीब सी उलझन महसूस करने लगी। सभी लोग उससे इतने प्यार से पेश आ रहे थे जिसकी वो हमेशा से प्यासी थी। सभी हंसमुख चेहरों के बीच वो खुद भी मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसकी बेचैनियों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। यति को अपने अतीत की धुंधली यादों के साथ साथ एक बार अपनी आंखों के सामने चंदा का चेहरा भी दिखाई पड़ने लगा था और वो जब भी भैरव को अपने सामने देखती थी तब वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। वो भैरव को देखकर उस पर पागलों की तरह चीखने लगती। उसके इस रवैये पर समर्थ, कार्तिक और पूजा तीनों बुरी तरह से हैरान थे। दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो भैरव। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी चंदा को मारा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भैरव किसी भी हाल में खुद को यति से दूर नहीं रखना चाहता था, लेकिन यति की हालत देखकर हर बार उसे खुद को यति से दूर करना ही पड़ता। समर्थ और कार्तिक भी भैरव के दुख को अच्छी तरह से समझ रहे थे। भैरव, तुम्हें यति से दूर रहना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, उसका गुस्सा तुम्हारे पास आने से और बढ़ रहा है। हाँ भैरव, समर्थ दादा सही कह रहे हैं। हमें भाभी को थोड़ा समय देना होगा। फिलहाल उसके लिए और तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। भैरव ने गहरी सांस ली।
उसके चेहरे पर उसकी उदासी साफ झलक रही थी। पहले मेरी गुड़िया मुझसे इतनी दूर थी जिसका कुछ भी अता पता नहीं था, और अब मैं अपनी गुड़िया के इतना नजदीक होकर भी उससे इतना दूर हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भैरव भी समझ रहा था। समर्थ और कार्तिक दोनों उसकी भलाई के लिए ही उसे यति से दूर रहने को कह रहे थे। उसने भी सिर झुकाते हुए फैसले को कबूल किया और यति से दूर दूर रहने लगा। उधर किरण देवी और अर्नब अपने मंसूबों के साथ गांव की तरफ निकल पड़े थे।